हेलो दोस्तों। आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग का सीरीज चल रहा था जेपीएससी सीडीपीओ का एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट के लिए। तो एलएसडब्ल्यू में कल एक टॉपिक चर्चा किए थे जिसका नाम था एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम। उसका कल लगभग जितना मुख्य प्रावधान उसका जो भी है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारा डिस्कस किए थे। आज उसका कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो आया हुआ है जेपीएससी में। एक क्वेश्चन इसका जो है प्रीवियस ईयर में आया है कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम का प्रशासन के बारे में आया है, और ये 10 मार्क्स में आया है। ठीक है, मतलब 200 वर्ड में लिखना है। अच्छा, और अभी जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम पिछला वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रशासन देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ये असल में एक प्रावधान है इस एक्ट में, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में, जिसके कहते हैं कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त, या सिर्फ आयुक्त कहा जाता है, कमिश्नर कहा जाता है। तो इस आयुक्त का ही असल रोल होता है। तो इसका काम क्या क्या है उसी को लिखना है। तो इसका काम है शिकायत या जो दावा है उसका निपटारा करना। दूसरा, जो क्षतिपूर्ति का जो राशि है, क्षतिपूर्ति राशि, उसका भुगतान करना किसको? श्रमिक को। ठीक है। तीसरा, अगर जो है श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, श्रमिक की मृत्यु हो गई है, तो उसके आश्रितों में राशि को जो है वह बराबर बराबर बांटना। ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर मृतक जो म- मजदूर था, श्रमिक था, उसका अगर आश्रित अगर अवयस्क है, तो उस भुगतान राशि को बचत खाता में डाल के तब तक रखना जब तक कि जो है वो व्यस्क नहीं हो जाता है। और व्यस्क होने के बाद उसके हवाले करना। और जब तक व्यस्क नहीं होता है तब तक उसके लिए कुछ खर्च अगर जरूरत हो तो उसके खर्च का जो है, निर्वहन खर्च का जो है उपाय करना। ठीक है। पांचवा, अगर जो है नियोजक भुगतान राशि देने में विलंब करता है या फिर इनकार करता है, तो उस पर जो है जुर्माना लगाना, उसको उस पर वसूली का उपाय करना, ये भी इसका एक काम है। ठीक है। और अगर वह इनकार कर देता है, पैसा नहीं देता है, तब फिर उसका संपत्ति को जो है बेच कर संपत्ति हासिल करना है। ये डीसी से मिलकर ये काम करना है, जिला समाहर्ता जो है उससे मिलकर ये काम करना है। तो ये प्रशासन का बात कल छूट गया था जो आप लोग को बता दिए हैं। तो ये जो है आपको बताया गया है इसका प्रशासन का। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। बाकी जो क्वेश्चन जैसे आया है, ये फर्स्ट जेपीएससी में, सॉरी सेकंड जेपीएससी में आया था। फिर सेकंड जेपीएससी में आया था कि जो ये अधिनियम है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, इसका जो प्रमुख जो प्रावधान किया गया है उसका प्रभाविकता जो है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। तो उसका कमी, तो कल आप लोग का आलोचना ही बताए थे। ये वाला पार्ट देखिए। ठीक है, ये आलोचना वाला पार्ट, तो इसी को लिखना है आपको। और बाकी जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि इसके प्रमुख जो प्रावधान है उसका जो है व्याख्या करना है। थर्ड जेपीएससी फोर्थ जेपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। आप एक बार क्वेश्चन जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो का वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कब एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का है, उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि विकलांगता क्या है, विकलांगता या डिसेबलमेंट। तो डिसेबलमेंट को यहाँ पर दर्शाया गया है 3 तरीके से। एक पूर्ण, एक आंशिक, आंशिक अस्थाई है, और एक आंशिक जो है अस्थाई है। तो इस तरह से 3 प्रकार का जो है अपंगता
दर्शाया गया है, विकलांगता दर्शाया गया है, और एक जो है फिर मृत्यु का केस है। तो चार आप लोग को बताए थे भुगतान का राशि कैसे होता है और किस किस केस में होता है उसके बारे में है। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू, थोड़ा सा दे दिए क्वेश्चन का। अब जो हम लोग जो है चर्चा करेंगे, इसी से रिलेटेड एक जो है टॉपिक है, उसका नाम है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। देखिए, इसमें जो है आपको बताया था कि कोई भी टॉपिक है यहाँ पर हमारा एलएसडब्ल्यू का, इसमें दो पार्ट को तो आपको याद रखने का है। एक जो इसका प्रमुख प्रावधान है, ठीक है, दूसरा इसका जो टर्म है उसका परिभाषा है, तो याद रहना चाहिए। वैसे जनरली इन सब जितना भी एक्ट बता रहे हैं उसमें जो परिभाषा पूछता है जनरली, वो जैसे श्रमिक का परिभाषा पूछेगा, या कारखाना का पूछेगा, या प्रतिष्ठान का पूछेगा परिभाषा, ठीक है, या फिर जो है मजदूरी का पूछेगा, ठीक है, इस तरह का जो पूछेगा। तो ये लगभग जो है चार जो एक्ट आपको बताए हैं सोशल सिक्योरिटी वाला, ये सब में परिभाषा लगभग सेम ही है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक बात तो प्रमुख प्रावधान हम लोग को पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है। दूसरी एक पार्ट और पढ़ना है तीसरा, जिसका नाम है आलोचना। ठीक है, चूंकि अब आलोचना आएगा तो आलोचना जब तक प्रमुख प्रावधान नहीं पड़े तब तक आलोचना कैसे कीजिएगा। एक आता है मूल्यांकन करने के लिए, तो उसमें प्रमुख प्रावधान नहीं आने तो पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात कैसे लिख पाएंगे आप। ठीक है, जैसे जो है आपका ये फर्स्ट जेपीएससी में आया था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1947 की प्रकृति और कार्य क्षेत्र की चर्चा करें। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम कैसे सहायता करता है। आपको घबराना नहीं है, ये सब क्वेश्चन जो भी आया हुआ है वो क्वेश्चन आपको जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, और फोर्थ जेपीएससी में इसका बता दिए थे कि इसका जो भी प्रमुख प्रावधान था उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था और उसको संशोधन सुझाना था। तो आलोचनात्मक परीक्षण संशोधन ये फोर्थ जेपीएससी का पार्ट है। ठीक है, थर्ड जेपीएससी में इसका प्रमुख प्रावधान लिखने के लिए आया था। और जो है ये एक क्वेश्चन जो आया था ये फर्स्ट जेपीएससी में वो आया था कि इसका प्रकृति और कार्य क्षेत्र पर चर्चा करना, स्कोप पर चर्चा करना था, और कैसे जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है सहायता करता है क्रियान्वयन में, इसको बताना है। तो अभी यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये ज्यादा क्वेश्चन, अभी दो तीन क्वेश्चन पढ़े हैं, इसका जो है जवाब आप लोग को उम्मीद है कि मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, है ना। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो इसका इंट्रोडक्शन में यही है कि 24 फरवरी 1952 को इसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन ये पारित जो है कब हुआ था, 1948 में। ठीक है, शाही श्रम आयोग था 1929 में बना था, उसी के सिफारिश पर जो है एक जो है ना समिति बना था। बहुत सिफारिश किया था ये आयोग, वो बहुत सिफारिश किया, उसमें से एक कमेटी बना 1943 में, वीपी आधारकर कमेटी, और उसी की सिफारिश पर फिर जो है 1948 में जो है ये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका लाने का जो है उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था श्रमिकों को जरूरत के समय एकीकृत सामाजिक बीमा उपलब्ध कराना। कब कब, जब बीमारी हो, मातृत्व हो, अस्थायी और अस्थायी अपंगता हो, व्यवसायिक बीमारी हो, या फिर मृत्यु हो, जब ये सब समस्या आ जाए श्रमिक के साथ और वह कमाने लायक ना रहे, तब उसको जो है सुरक्षा प्रदान करना, इसीलिए ये जो है लेके आया गया था। यह श्रमिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने की भी गारंटी देता है। इसमें चिकित्सा सुविधा भी देने का प्रावधान किया गया है। अब जो है यह किस पर लागू होता है, तो यहां पर एक बात देख लीजिए कि 12 सभी कारखानों पर, है ना, 10 व्यक्ति या उससे अधिक जो कार्य कर रहा है जिस प्रतिष्ठान या कारखाना में, वहां पर यह लागू होगा। ठीक है, और इसमें ऐसे श्रमिक शामिल होंगे जिसकी मासिक मजदूरी 25,000 तक हो, उससे कम वाला इसमें शामिल नहीं होगा।
क्योंकि इसमें जो है आपको बीमा पाने के लिए फिर आपको जो है अंशदान एक करना होगा। ठीक है, अंशदान एक निर्धारित राशि जो है श्रमिक और नियोजक के द्वारा ईएसआई निगम में जो है जमा करना होगा। अंशदान 4% है अभी वर्तमान में, जिसमें 3.25% नियोजक देगा, 0.75% कौन देगा? श्रमिक के द्वारा दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए, यह जो कारखाना या प्रतिष्ठान होगा उसको पंजीयन कराना जरूरी होगा। अब पंजीयन कराने के 15 दिनों के अंदर जो है यह अधिनियम क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अब कर्मचारियों का जब पंजीयन होगा उसमें सभी बीमाकृत श्रमिकों को बीमा नंबर देना होगा। अब प्रत्येक बीमाकृत कर्मचारी जो मिनिमम 3 माह तक कार्य किया हो उसे अस्थायी परिचय पत्र भी देना होगा। अब इसका लाभ क्या क्या है? तो एक लाभ है इसमें बेरोजगारी भत्ता देने का बात है कि कर्मचारी जो कानून के अंतर्गत काम किया है और उसे सेवा से हटा दिया गया है, तो ईएसआई का जो निगम है वह कर्मचारी के वेतन का 90% के बराबर जो है 12 माह तक क्या देगा? बेरोजगारी भत्ता देगा। एक लाभ तो ये हो गया, ये लाभ में आएगा। दूसरा लाभ है, एक मिनट, हाँ एक यहाँ पर लाभ है कि जब बीमारी अगर होगा तो उसका भुगतान पीरियोडिक होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके होगा, एक मुश्त नहीं होगा। अब पीरियोडिक पेमेंट होगा, मैक्सिमम 91 दिन के लिए 70% उसमें उसका मजदूरी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक है, प्रेगनेंसी है, ये मिसकैरेज हो गया है, बीमार या कंफाइनमेंट है, तो 26 वीक तक और राशि रहेगा 100%। रोजगार चोट के कारण अगर अपंग होगा तब भी जो है उसको इसका लाभ मिलेगा। आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। और दाह संस्कार के लिए यहाँ पर 10,000 का प्रावधान है। अब देखिए इसमें जो लाभ का राशि जो दिया जाएगा वह मजदूरी का 50% दी, जैसे यहाँ पर है ना, आश्रितों कितना दिया गया? रोजगार चोट अगर लगा, अपंग हो गया तो कितना, या बीमार उमार हुआ तो उसमें कितना मिलेगा? 50%। अपंग हो जाने पर कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अगर उसको बीमारी हुआ है और वो दोबारा फिर से बीमार हो गया, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट जिसको कहते हैं, उसमें 34 बीमारी उसमें शामिल है, तब 730 दिनों का लाभ उसको 80% मजदूरी दर पर दिया जाएगा। और गर्भपात की हालत में 6 महीना का एक्स्ट्रा उसको छुट्टी दिया जा सकता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर चिकित्सा सुविधा भी दिया जाता है। ठीक है, आप लोग को बता दिए हैं चिकित्सा सुविधा यहाँ पर जैसे दिया जाएगा, बीमार होगा तो उसको, जैसे यहाँ पर देखिए, ये बीमार अगर होगा, ये बीमार चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत ये आएगा, ये वाला बीमारी। ठीक है, या कोई लेडी बीमार होती है तो उसका जो है खर्च के लिए सरकार पैसा देगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट है वह है प्रशासन वाला पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो एक है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ईएसआई कॉरपोरेशन, केंद्र सरकार के तहत स्वशासी निकाय है। यह प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है। इसका कार्य है सरकार के वित्त में वृद्धि करना, श्रमिकों का कल्याण करना, रिकॉर्ड रखना, निरीक्षकों की नियुक्ति करने में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा है, वह है अस्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी। इसका काम है निगम के प्रशासन का देख रेख करना, मतलब निगम के कार्य जो है उसका प्रशासन करना, वो जो उसको सही ढंग से कार्य करता है उसमें निगरानी रखना। और तीसरा है चिकित्सा लाभ परिषद। चिकित्सा लाभ परिषद जो है, यह जो है जो बीमार आएगा उसको सर्टिफिकेट देगा, उसको क्या उसमें मिलना चाहिए, उसको क्या लाभ मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में ये रिकमेंडेशन करेगा। इसके अलावा एक जो है ईआई कोर्ट होता है, जो क्षेत्रीय आधार पर राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। ठीक है, जो इससे संबंधित केस को हैंडल करता है। ये हो गया। अब जो है इसका जो है कुछ जो है क्रिटिसाइज है, आलोचना है, उसको भी देख लीजिए। देखिए इसका आलोचना क्या है
पहला कि संकीर्ण इसका विस्तार, खान, बगान, मौसमी कारखाना इस सब में ये लागू नहीं होता है। पहला। दूसरा, मजदूरी सीमा तय कर दिया गया, इसका 25,000 प्रति माह होगा मजदूरी, वही इसमें शामिल होगा, बाकी नहीं शामिल होगा। लाभ की राशि को भी कम कर दिया गया, 50% ही रखा गया है टोटल मजदूरी का। चिकित्सा सुविधा तो दिया गया है, लेकिन उसका हाल बहुत ही खराब है, मैंने सही चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त हो पाता है। लाभ की प्रकृति वही संकीर्ण है जो बता रहे थे अभी। ठीक है। अंशदान, अंशदान में जिम्मेदारी किसके पास दिया गया है? नियोजक को दे दिया गया कि वो जो है ज्यादातर ज्यादा अमाउंट उसको दिया जाएगा, अगर उसमें निगरानी रखा जाए ना रखा जाए तो वह जो है इसमें आनाकानी कर सकता है या नहीं दे सकता है। उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी सीमा जो है वो 100 रुपया रखा गया है, उससे अंशदान लिया जाएगा। मतलब अगर कोई किसी का मजदूरी, डेली मजदूरी 100 रुपया है तो उससे अंशदान लिया जाएगा, जिसको बढ़ाकर अभी जो है अच्छा अभी नहीं बढ़ाया है, तो ये भी बहुत कम है, जिसको 5,000 किया जाना चाहिए, तो सुझाव है। और एक पुनर्वास की व्यवस्था है, इसमें अगर कोई अपंग हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो कृत्रिम मांग दिया जाए, तो ये बहुत मुश्किल है, नहीं देता है। और ऊपर से नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो है बेरोजगारी भत्ता का जो है बात किया गया है, ठीक है, लेकिन इसका भी हालत यहाँ पर खराब है, इसका उल्लंघन हो जाता है, और उल्लंघन होता है तो फिर इसका दंड का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये हो गया कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के बारे में। अब जो है एक बार जो है क्वेश्चन जो है कर्मचारी बीमा राज्य बीमा अधिनियम 1948 और कर्मकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के बीच में अंतर पूछ दिया है, अंतर। तो इसमें कानून के क्रियान्वयन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें 20 प्लस कर्मचारी, वैसे 10 ही कह लीजिए, दोनों प्रावधान मिलता है, लेकिन 10 वाला ज्यादा कह लीजिए। 10 या अधिक कर्मचारी वाले कारखाना में लागू होगा, और इसमें सभी कारखाना में लागू हो जाएगा, इसमें कितना काम करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यवाहन की जिम्मेदारी यहाँ पर जो है ये ईएसआई में उसका कॉरपोरेशन को दिया गया, स्थायी समिति को, और राज्य सरकार, जबकि यहाँ पर सीधा राज्य सरकार को जिम्मेदारी है। सम्मिलित व्यक्ति, इसमें कौन सम्मिलित होगा? तो यहाँ पर 25,000 मासिक वाला व्यक्ति ईएसआई में, और यहाँ पर अनुसूची दिया गया है, उसमें शामिल जो भी कर्मकार है वो शामिल होगा। लाभ का भुगतान का दायित्व किसके पास है? ईएसआई के पास। और यहाँ पर किसके पास है? क्षतिपूर्ति आयुक्त के पास, है ना, कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त होगा उसके पास। लाभ की प्रकृति में क्या क्या है? यहाँ पर बीमारी है, अपंगता है, मृत्यु है, बेरोजगारी है, मातृत्व है, सब है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपंगता और मृत्यु है। और भुगतान की प्रकृति कैसा है? सभी को पीरियोडिक दिया जाएगा, माने धीरे धीरे करके दिया जाएगा, और क्षतिपूर्ति में एक मुश्त दिया जाता है, अस्थायी अपंगता को छोड़कर। तो ये कुछ डिफरेंस है, इसको भी देख लेना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसी तरह से वीडियो भी देखते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू।